स्टूडेंट्स, बोर मॉडल ऑफ एटम, इस वीडियो में मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा बोर मॉडल ऑफ एटम क्या होता है, उसकी अचीवमेंट्स क्या थी, उसकी लिमिटेशंस क्या थी, क्या क्या रीज़न थे ये मॉडल फेल हुआ। तो सब चीज़ें देखेंगे, बहुत ही अच्छे से समझने वाले। तो सबसे पहली चीज़ की स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 केमिस्ट्री का ये जो है ये पार्ट 8 वीडियो है। ठीक है, इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 जिसमें मैंने इसके पहले का पढ़ाया है, तो वहाँ पर क्या है कि मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है प्लेलिस्ट का, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बोर मॉडल ऑफ एटम की। बोर मॉडल ऑफ एटम जो है इसको हम एक नाम और कह सकते हैं, बोर मॉडल ऑफ एटम और बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सिंपली इसको हाइड्रोजन एटम भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो मॉडल दिया गया था, ये जो मॉडल दिया गया था सिंपली ये ऐसे एटम के लिए दिया गया जिसके पास सिर्फ एक ही क्या होता है यहाँ पर प्रोटॉन या फिर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सिंपली एक ही उसके पास क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे मॉडल के लिए, ऐसे एटम के लिए हमारे मॉडल दिया गया था। इसीलिए ये मॉडल का जो फेल्यूर है वो है क्योंकि ये एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स को डिफाइन नहीं कर सका। ठीक है, तो इस मॉडल का ये फेल्यूर था। लेकिन फेल्यूर को ना देखते हुए पहले समझते हैं कि बोर मॉडल ऑफ एटम होता क्या है। तो देखिए, नील बोर ने 1930 में ये मॉडल दिया था। 1930 में नील बोर ने ये मॉडल दिया था और ये मॉडल जो है वो किसके बेसिस पे दिया था? प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर ये दिया गया था। ठीक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे ये मॉडल बनाया गया। अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशंस, मतलब इसके जो पॉइंट्स का है। देखिए, हर मॉडल का अपना अपना एक क्या होता है, पोस्टुलेट्स होते हैं। तो इस मॉडल के भी कुछ पोस्टुलेट्स थे। तो देखिए, नंबर 1 पोस्टुलेट यहाँ पे क्या दिया गया। सबसे पहले इन्होंने, जैसे कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने भी ये चीज़ कही थी, इन्होंने भी ये चीज़ को अच्छे से बताया कि जो हमारा एटम होता है, जो हमारा एटम होता है वो क्या होता है कि एक उसके सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज, हैवी पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस होता है जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट में, एक पाथ में क्या करता है कि रिवॉल्व करता है, और इसी पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। पहली चीज़ उन्होंने ये कही कि जो हमारा एटम होता है उसमें एक सेंटर में हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ में ऑर्बिट करता है एंड फिक्स पाथ में घूमता है। उसी फिक्स पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ये पहली पॉइंट है। ठीक है, तो आप स्क्रीन के ऊपर ये पहला पॉइंट लिखा हुआ देख रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि बोर्ड में अगर मैं पहला पॉइंट लिखने चाहूँगा तो फालतू में वीडियो बड़ी होगी और आपको चीज़ें मज़ा नहीं आएगी, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए सिंपली मैंने आपको समझाया कि पहला पॉइंट ये कह रहा है, तो आप स्क्रीन में देखिए, आपको पहला पॉइंट पूरा अच्छे से दिख रहा है। तो देखिए, इन्होंने सेकेंड पॉइंट क्या कहा। पहले पॉइंट में ये तो बता दिया कि इसको ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कहा कि जो ऑर्बिट होती है इसकी एक फिक्स्ड या डेफिनेट, हम कह सकते हैं डेफिनेट एनर्जी होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेट एनर्जी होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एनर्जी शेल भी कहते हैं। दूसरी चीज़, इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं, और इसको स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, हम इसको 3 नाम दे सकते हैं। किसको 3 नाम दे सकते हैं? ये जो ये है पाथ दिखाई दे रहा है जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, इसको हम 3 नाम दे सकते हैं, एनर्जी शेल, एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट। जो लिखा हुआ है इससे आप ये समझ रहे होंगे कि स्टेशनरी स्टेट का मतलब चीज़ें रुकी हुई हैं। देखिए, यहाँ पे बेसिकली स्टेशनरी स्टेट का लिखने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन जो होगा इस ऑर्बिट में वो क्या कर रहा होगा कि रिवॉल्व कर रहा होगा, मतलब कि इस ऑर्बिट के अंदर ही रिवॉल्व करेगा। वो जो है इलेक्ट्रॉन, वो ऑर्बिट कभी भी चेंज नहीं करेगा कि इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आ जाए, इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आ जाए, मतलब अगर इसमें घूम रहा है तो इसमें चला जाए, ऐसा नहीं होगा। अपना ऑर्बिट जो है इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं करेगा। जिस ऑर्बिट में घूम रहा है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में ही अब इलेक्ट्रॉन घूमेगा और टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, और आपको पता है कि ऑर्बिट को हम क्या लिख सकते हैं? N1 N2 ये N3, जिसको हम क्या कह सकते हैं? K L M N और एक्सेट्रा। इसके भी आगे जा सकता है, इसके भी आगे जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 K L M N O P ऐसे आगे जा सकता है। तो ये ऑर्बिट बढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये ऑर्बिट है
और ये ऑर्बिट है। स्टेशनरी स्टेट का मीन्स होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने फिक्स्ड और डेफिनेट एनर्जी है तो वो डेफिनेट ऑर्बिट में ही घूमेंगे, वो चेंज नहीं करेंगे टाइम के साथ। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट यही था, सिंपल सा, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। और आप इसके नोट्स जरूर बनाइए। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस तरीके से केमिस्ट्री क्लास 12th को 11th को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कोचिंग की भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहा हूँ, सब चीज़ें हैं। तो आप अगर कोचिंग नहीं भी जाएंगे तो बहुत अच्छे से आप पढ़ने वाले क्लास 11th केमिस्ट्री को। अभी सेकंड चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैंने सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। देखिए हम तीसरे पॉइंट को देखते हैं। तीसरा पॉस्टुलेट क्या था? तीसरा पॉस्टुलेट अगर आप पहले इक्वेशन को समझ लेंगे, छोटी सी इक्वेशन है उसको आप समझेंगे तो उससे आपको ईजी पड़ जाएगा। है सिंपल सी बात, लेकिन आप इक्वेशन नहीं समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। mvr=nh/2π। तो जो mvr ये क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। कैसे एंगुलर मोमेंटम? mv मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम, और r आ गया, रेडियस आ गई, मतलब एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम किसके? इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा है कि इन्होंने क्या कहा कि अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करे, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करे, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? होल नंबर ऑफ h/2π के बराबर होना चाहिए। सिंपली उन्होंने यही कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन अगर एंगुलर मोमेंटम यानी कि ऑर्बिट में अपने आप को घुमाए, तो उसका जो रेशो होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम का जो रेशो होना चाहिए, वो किसके बराबर होना चाहिए? nh/2π के बराबर होना चाहिए। किसका? इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। तो सिंपली थर्ड पॉइंट यही था, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, देखिए फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं। अगर देखिए फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, वो जब तक हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा कि एक ही पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, जब तक वो क्या ना करे, कहीं से एनर्जी को एब्सॉर्ब कर ले या फिर अपनी एनर्जी को रिलीज कर दे। अगर वो ना तो एनर्जी को रिलीज करेगा, ना ही एनर्जी को कहीं से एब्सॉर्ब करेगा, तो वो क्या होगा कि एक ही फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व होता रहेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपको साइड में दिख रहा है, ये कौन सा पॉइंट है? फोर्थ पॉइंट है। सिंपली फोर्थ पॉइंट ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी को रिलीज करता है ना एब्जॉर्ब करता है, तो वो एक कांस्टेंट ऑर्बिट में ही ऑर्बिट करता रहेगा। सिंपल सी चीज़, फोर्थ। अब इसके बाद फिफ्थ पोस्टुलेट इन्होंने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, तो वो क्या होगा कि अपना ऑर्बिट चेंज करेगा, बट ऑर्बिट चेंज करेगा तो वो क्या होगा? अनस्टेबल फॉर्म में चला जाएगा। जैसे मैं बात करूं आपसे कि इलेक्ट्रॉन का सपोज ऑर्बिट ये है, ठीक है, अब ये क्या करता है कि कहीं से एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया, इसके पास एनर्जी बढ़ी, ये क्या होगा कि एक्साइटेड होके अपने ऑर्बिट को चेंज करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। बट हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अनस्टेबल फॉर्म में होगा, और थोड़ी देर के बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर देगा, और वापिस क्या करेगा? अपने स्टेबल स्टेट में चला जाएगा। तो यही क्या थे? हमारे 5 पोस्टुलेट थे, आपको साइड में लिखा हुआ दिख रहा है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि लिखने में उतना फोकस, अगर मैं यही लिखता ना, तो जो चीज़ मैंने आपको ये 10 मिनट या 6-7 मिनट में आपको समझा दिए, यही मेरे को 20 से 25 मिनट लगते, क्योंकि पॉइंट्स लिखना में टाइम लगता, बेसिक सी बात है, सिंपल। और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो आपका मन भी नहीं करता पढ़ने का। ठीक है, अब हमने पोस्टुलेट तो देख लिए 5। अब देखते हैं कि वो जो पोस्टुलेट थे उनकी क्या क्या अचीवमेंट थे, यानी कि बोर मॉडल के अचीवमेंट देख लेते हैं। अचीवमेंट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। ठीक है, तो देखिए पहली इनकी अचीवमेंट क्या थी कि बोर मॉडल ने एटम की स्टेबिलिटी को यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, पहली अचीवमेंट क्या है? बोर्स थ्योरी हैज एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी
ऑफ एटम। ठीक है, ये क्या था, पहला पॉइंट था किसका, अचीवमेंट का, कि बोर मॉडल ने यहाँ पर देखिए अभी तक कोई भी मॉडल जितने आए थे जितने भी मॉडल थे उसमें जो हमारा एटम है उसकी स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, लेकिन बोर ने क्या किया कि यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो हमारा एटम होता है वो इस तरीके से स्टेबल, उसकी स्टेबिलिटी के फॉर्म में पूरी तरीके से अच्छे से ये चीज़ क्लियर कर दी। दूसरा इन्होंने क्या किया कि अगर आप ये चाहते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है अगर मैं उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहूँ तो उसकी एनर्जी को मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूँगा, तो इस चीज़ से रिलेटेड उन्होंने एक फार्मूला दिया। और ये जो उन्होंने फार्मूला दिया ना वो सिंपली क्या किसके लिए दिया, हाइड्रोजन के लिए दिया और ऐसी स्पीशीज के लिए दिया जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि चाहे आप बोर मॉडल ऑफ एटम कहिए या बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कहिए, एक चीज़ है, क्योंकि जो जितनी भी चीज़ें बोर ने दी अपने मॉडल में वो पूरी हाइड्रोजन से रिलेटेड थी और ऐसे एटम से रिलेटेड थी जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो सिंपली इन्होंने देखिए क्या दिया यहाँ पर कि हम कैसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या दिया, ई एन इज इक्वल्स टू -2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आर स्क्वायर। तो सिंपली ये इन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसमें देखिए इस फॉर्मूले में जो ये है ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दो चीज़ें, ये क्या है एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये n क्या है, शेल्स ऑर्बिट कह सकते हैं, और r क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। क्या इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फाइंड करने के लिए एक फार्मूला दिया। ये दो चीज़ें हो गई, ये क्या है, अचीवमेंट है बोर मॉडल की। इसके बाद में तीसरी अचीवमेंट इसकी देखते हैं क्या है। देखिए सिंपली यहाँ पे क्या बताया इन्होंने, बोर थ्योरी एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम किसके, हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक स्पेक्ट्रा को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो सिंपली ये तीन अचीवमेंट थी, उसमें से सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो ये वाली थी, एनर्जी कैसे के इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर सकते हैं। और बोर थ्योरी ने क्या किया, स्टेबिलिटी को यहाँ पे क्या किया था, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था। तो ये कुछ चीज़ें हो गई, ये अचीवमेंट थी किसकी, ठीक है, किसकी, बोर मॉडल की। अब अचीवमेंट के बाद, अचीवमेंट तो हो गई, ठीक है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस ज़्यादा है, अचीवमेंट से ज़्यादा इसकी लिमिटेशन है। तो हम लिमिटेशंस को देखते हैं पहले, और उसके बाद रीज़न देखेंगे कि क्यों, क्या इसका कारण क्या है, रीज़न क्या है इनकी लिमिटेशंस का। तो देखिए सबसे पहला क्या देखेंगे, लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। ठीक है, बोहर्स मॉडल के लिमिटेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके समझाता हूँ कि लिमिटेशन क्या है बोहर मॉडल की। देखिए अब मैंने अभी इसको प्रीवियस, जब से मैं 3 बार या 4 बार ये चीज़ बता चुका हूँ कि जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है ये किस लिए दिया गया है, ऐसी स्पीशीज जिसके पास, ऐसे एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। तो सिंपली इन्होंने क्या किया कि इनकी लिमिटेशन ये थी कि इन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझा पाए, उसके अलावा जितने भी ऐसे सब एटम जिसके अंदर एक से ज़्यादा क्या इलेक्ट्रॉन्स हो उसके लिए ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ इनकी ये ड्रॉबैक थी, यानी कि दूसरी इनकी लिमिटेशन ये थी कि ये ज़ीमैन इफेक्ट को और स्टार्क इफेक्ट को नहीं समझा पाए, दो चीज़ें। तीसरी लिमिटेशन इनकी ये है कि देखिए मैं आपसे बार बार क्या कह रहा हूँ कि ये एक ही एटम, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए दिया गया है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मॉलिक्यूल का बनना है, ठीक है, मैं आपसे बात करूं एक मॉलिक्यूल का बनना है, ठीक है, या फिर मैं आपसे बात करूं कि जब दो एटम क्या हो कि आपस में केमिकल बॉन्डिंग बना के एक मॉलिक्यूल को बनाएंगे, तो मॉलिक्यूल को बनाएंगे तो अब डेफिनेटली उसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये मॉडल फेल हो जाएगा, सिंपल से। तीसरी चीज़ ये थी, ठीक है। चौथी चीज़ ये थी कि स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है, स्पेक्ट्रल लाइन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अपने मॉडल में। तो ये जो थी, ये 4 यहाँ पर क्या थी, इनकी लिमिटेशंस थी जो आप देख रहे हैं ना साइड में लिखी हुई। अब इसके रीज़न क्या क्या है फेलवर होने के। तो सबसे पहली इसका फेलवर देखिए मैं लिख देता हूँ, रीज़न
ऑफ फेल्योर ऑफ बोर मॉडल। यहाँ पे अगर आप रीज़न समझना चाहते हैं कि फेल होने का क्या रीज़न था, तो देखिए सबसे पहली चीज़ इनका एक रीज़न ये था कि इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर नहीं किया, पहली चीज़। दूसरा रीज़न इनका ये था कि इन्होंने ये कहा, देखिए इन्होंने ये कहा कि अगर इन्होंने ये कहा, क्या कहा था, पहला ही पॉइंट आपको बताया था मैंने कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व होते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। पहली चीज़ मैंने आपको कहा था फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं, और मैंने ये भी कहा था कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते। सेकंड पोस्टुलेट में आपने देखा था कि टाइम के साथ वो क्या होता है कि वो चेंज नहीं होते हैं, वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन ये इनका फेल होने का रीज़न था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, जो इसके आप आगे पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ये, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ कि इन्होंने क्या किया कि ये चीज़ तो उन्होंने कही कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है और टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो चीज़ है ये गलत हो जाती है। आई होप आपको ये जो चीज़ें मैंने समझाई है ये अच्छे से समझ में आई होंगी। अब देखिए ये जो पार्ट 8 था, अब इसके पार्ट 9 में मैं डुअल नेचर ऑफ मैटर बताऊंगा, डी ब्रोगली इक्वेशन कह सकते हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और उसके बाद हम समझेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पार्ट 9 में। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से क्लियरली आपको क्लास 11 का कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।